नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका वेलकम है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, मतलब जल अवशोषण की क्रिया विधि। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने वाटर एब्जॉर्प्शन नामक एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विभिन्न टाइप्स के सोयल वाटर की बात की थी। उसके बाद हमने पादप के जल अवशोषी अंगों की बात की थी, जिसमें हमने रूट हेयर्स की संरचना, रूट्स की संरचना इनको स्टडी किया था। और प्लांट किंगडम में विभिन्न जो ऑर्गन्स थे पादपों के, भाई किन किन के द्वारा वाटर का अवशोषण किया जा रहा था, उनके बारे में हमने बात की थी। आज हम जल अवशोषण की मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो अगर जल अवशोषण की मैकेनिज्म की हम बात करें तो जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म दी थी वह दी थी क्रेमर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? क्रेमर जो साइंटिस्ट था, उन्होंने जल अवशोषण की मैकेनिज्म को 1949 में बताया था। इनके अनुसार जो जल अवशोषण होता है वह दो प्रकार से हो सकता है। पादपों में जो जल अवशोषण की जो मैकेनिज्म होती है वह क्रेमर के अनुसार दो प्रकार की होती है। एक तो निष्क्रिय जल अवशोषण, मतलब पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, या निष्क्रिय जल अवशोषण या पैसिव मैकेनिज्म, निष्क्रिय क्रिया विधि। और जो दूसरी मैकेनिज्म है वह है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या सक्रिय क्रिया विधि या सक्रिय जल अवशोषण। अब पादप के अंदर इन दोनों ही क्रिया विधि के द्वारा वाटर का अवशोषण किया जाता है या वाटर को सोयल से खींचा जाता है। दोनों ही क्रियाविधि के द्वारा किया जाएगा और ये दोनों ही क्रियाविधि प्लांट्स के अंदर स्वतंत्र रूप से संपन्न होती है। न तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा पैसिव एब्जॉर्प्शन को बाधित किया जाएगा और ना ही जो पैसिव मैकेनिज्म है या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, इस क्रिया विधि के द्वारा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन की क्रिया विधि को बाधित किया जाएगा। मतलब ये दोनों ही क्रिया विधि प्लांट में स्वतंत्र रूप से होती है। तो पहले हम बात करते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन या निष्क्रिय क्रिया विधि। अब निष्क्रिय क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसमें हमें एटीपी की या पादप को एटीपी या ऊर्जा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर एटीपी नहीं चाहिए तो ऐसी कौन सी क्रिया विधि अपनाएगा बिना एटीपी खर्च किए ताकि पादप वाटर को एब्जॉर्ब करे? तो पादप के अंदर एक टेंशन क्रिएट होता है। पादप की जो पत्तियां हैं उनमें एक टेंशन क्रिएट होगा या तनाव क्रिएट होगा, जो कि रूट्स के जाइलम में पहुंचा दिया जाएगा। और जो रूट्स का जाइलम है वो पेरिसाइकल सेल के कांटेक्ट में रहता है। पेरिसाइकल, फिर एंडोडर्मिस, फिर कोर्टेक्स और उसके बाद मूलरोम, एपिब्लेमा के मूलरोम, और मूलरोम जो सोयल पार्टिकल्स है उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो प्लांट्स की लीफ में कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार का टेंशन क्रिएट किया जाएगा और उस टेंशन की वजह से या उस तनाव की वजह से पादप क्या करेंगे? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वाटर को ऊपर की ओर चढ़ाने का कार्य करेंगे या वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का कार्य करेंगे। जिनको लीफ टिप तक या पादप के शीर्ष भाग तक, जैसे आपने 200-200 मीटर ऊंचे प्लांट्स देखे होंगे, उनमें वाटर कैसे चढ़ जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी। तो पादप की पत्तियों में एक टेंशन क्रिएट या तनाव क्रिएट किया जाएगा, जिसके कारण पादप की पत्तियों में पानी की मांग बढ़ेगी और वह पानी की जो मांग है वह धीरे धीरे रूट्स के जाइलम में आ जाएगी और रूट्स का जाइलम मूल रोम तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। और मूल रोम सोयल के कांटेक्ट में रहते हैं, जहां से वो वाटर को खींचने का या वाटर को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। अब जो निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, निष्क्रिय जल अवशोषण में एक तो एटीपी का या ऊर्जा का खर्च नहीं करना है और साथ ही पादपों में जो अधिकांश
में चलती है, या 90% 98% मात्रा में जो वाटर अवशोषण किया जाता है, या 96 से 98 ले लें, इतना मात्रा में जो वाटर का अवशोषण किया जाता है वो किस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है? पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। अब इस मैकेनिज्म में हमने देखा कि पादप के अंदर या पादप में एक टेंशन या तनाव क्रिएट होता है और वो तनाव को रूट्स के जाइलम में पहुंचा दिया जाता है और रूट्स के जाइलम से फिर धीरे धीरे वह रूट हेयर में आ जाता है, जहां से वह सोयल से वाटर को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो वह टेंशन कौन से प्रकार का होगा? तो वह टेंशन क्रिएट किया जाएगा ट्रांसपिरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब जैसे पादप की पत्तियां होती हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा से क्या होता है? वाटर का क्या होता है? ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है। वाटर भाप की फॉर्म में एनवायरनमेंट में रिलीज होता रहता है। तो जैसे ही वहां पर पादप की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन होगा तो पादप की पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं उनमें क्या होगी? जल की कमी होगी। और जल की कमी का मतलब क्या होता है? उनकी जो डीपीडी होती है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट, वह क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इसी कारण जो पादप की पत्तियों में एक प्रकार का टेंशन क्रिएट हो जाता है और उस टेंशन किसकी वजह से होता है? उनकी डीपीडी हाई होने की वजह से, मतलब उनकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो वहां पर बढ़ जाएगी, जिसके कारण पादप की पत्तियां की जो कोशिकाएं है वो पास की कोशिकाओं से जल लेगी। फिर पास की कोशिकाएं फिर जो पढ़ने की जो सिराएं होती है या जो वेनलेट्स होती हैं उनसे जल लेगी और वेनलेट फिर धीरे धीरे कहां पर आ जाएगा? वो तनाव स्टेम के या तने के जाइलम में आ जाएगा। फिर तने के जाइलम से कहां पर आ जाएगा? रूट्स के जाइलम में आ जाएगा और रूट्स के जाइलम से होता हुआ फिर पेरीसाइकिल से एंडोडर्मिस टू कॉर्टेक्स टू एपिब्लेमा टू रूट हेयर। फिर रूट हेयर डायरेक्ट सोयल के कांटेक्ट में है और सोयल में क्या है? कैपिलरी वाटर उपस्थित है, जहां से इस तनाव के कारण या डीपीडी हाई होने के कारण वहां से वाटर को अवशोषित कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो डीपीडी हाई होने से जो टेंशन क्रिएट होगा उसी की वजह से पादप में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वाटर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और पादप के विभिन्न जो वायवीय भाग है जैसे शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, प्रत्येक पत्तियों तक वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम बन जाता है और वह कंटिन्यूअस कॉलम हाई डीपीडी के कारण उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर न तो एनर्जी खर्च होती है और केवल यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन के लिए जो आवश्यक बलों की जो जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक बलों की उत्पत्ति की जाती है वह किसके फलस्वरूप की जाती है? वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप या ट्रांसपिरेशन के फलस्वरूप। और ट्रांसपिरेशन कहाँ पर होता है? पादप के वायवीय भागों में होता है, क्योंकि पादप के वायवीय भाग में क्या है? पत्तियां हैं, पत्तियां ही और कुछ मात्रा में तना, क्योंकि तना पर भी क्या होती है? लेंटिसेल्स होती है। उनके द्वारा ही क्या किया जाएगा? वाष्पोत्सर्जन किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप ही हाई डीपीडी की कंडीशन उत्पन्न होगी और हाई डीपीडी के कारण उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा और उस तनाव के कारण ही वाटर का अवशोषित या वाटर का अवशोषण किया जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो जाइलम सेट है या जो जाइलम है उसमें किस प्रकार से टेंशन या तनाव क्रिएट होता है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ टेंशन ऑफ जाइलम सेट। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ टेंशन ऑफ जाइलम सेट, मतलब जो जाइलम प्लस है या जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं उसमें किस प्रकार तनाव का विकास होता है। तो तनाव का विकास किस प्रकार होगा? तो मैंने आपको बताया है
कि जो पादप होता है, ये पादप का स्टेम है, पादप में रूट्स होगी, यहाँ पर कुछ मात्रा में रूट्स हेयर उपस्थित होंगे, ऊपर की ओर शाखा है और फिर पत्तियां होंगी। तो पादप की जो पत्तियां होती है या पादप का जितना भी जो एरियल पार्ट्स है वहां से लेकर सभी भागों में क्या है, जाइलम उपस्थित है। जहां तक पत्तियों की सिराएं है उसमें भी क्या है, जाइलम उपस्थित है, जाइलम और फ्लोएम उपस्थित है। शाखाओं में भी जाइलम है, तने में भी जाइलम है और रूट्स में भी जाइलम है। केवल जाइलम कहाँ पर नहीं है, रूट्स के कोर्टेक्स में, फिर मूलरोम वाले क्षेत्र में नहीं है। वहां पर तो केवल वाटर का अवशोषित किया जाएगा मूलरोम्स के द्वारा और हाई डीपीडी के कारण आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो पूरे ही अगर प्लांट में देखें तो वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम दिखाई देता है, मतलब जो वाटर चढ़ता रहता है जाइलम में वह इस प्रकार यहाँ पर एक कंटिन्यूअस कॉलम प्रत्येक एरियल पार्ट्स में ये जाएगा जहाँ तक पत्तियां जा रही है। तो ये वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम दिखाई देता है। अब ये कंटिन्यूअस कॉलम क्यों बनता है, क्योंकि मैंने बताया कि पादप का जो वायवीय भाग होता है या एरियल पार्ट्स होता है उनमें भी मेनली जो पत्तियां होती है, पत्तियां क्या करती है, बाष्पोत्सर्जन करती है और बाष्पोत्सर्जन करेगी पत्तियां तो क्या होगा, उनमें जल की कमी होगी और पत्तियों में क्या हो जाएगा, हाई डीवीडी की कंडीशन या विसरण दाब न्यूनता कैसी हो जाएगी, उनमें उच्च हो जाएगी, जिसके कारण जो पत्तियों की कोशिकाएं हैं वो पास की कोशिकाओं से या जो सिरिकाएं हैं उनसे वाटर लेगी। जैसे ही सिरिकाओं से वाटर लेगी सिरिकाओं की डीवीडी हाई हो जाएगी और सिरिकाओं की डीवीडी हाई होते ही वह फिर पत्ती की जो मध्य सिरा होती है उनसे वाटर को लेने का कार्य करती है, जिसके कारण मध्य सिरा के जो जाइलम होता है उसमें हाई डीवीडी हो जाएगी कि मध्य सिरा से शाखाओं के जाइलम में जाएगा, शाखाओं से तने के जाइलम में धीरे धीरे डीवीडी हाई होती जाती है, फिर तने से जाइलम के रूट्स में रूट्स की जाइलम में आ जाएगा, फिर जाइलम पेरीसाइकल सेल के कांटेक्ट में रहती है। तो पेरीसाइकल सेल से वह वाटर को अवशोषित करेगी, फिर पेरीसाइकल सेल एंडोडर्मिस की मार्ग सेल से और एंडोडर्मिस की मार्ग सेल कोर्टेक्स की कोशिकाओं से, कोर्टेक्स की कोशिकाएं एपिब्लेमा के कांटेक्ट में रहती है तो वहां से वाटर को अवशोषित करती है और एपिब्लेमा रूट्स हेयर के द्वारा जो सोयल पार्टिकल्स है उनसे वाटर को अवशोषित करने का कार्य करती है। इस प्रकार पादप के जो रूट्स हेयर है वहां से लेकर पादप की जो पत्तियां हैं वहां तक वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम का निर्माण हो जाता है और ये कंटिन्यूअस कॉलम के द्वारा ही पूरी प्लांट बॉडी में वाटर की सप्लाई होती रहती है। और ये वाटर की जो सप्लाई है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध है, क्योंकि वाटर ऊपर की ओर जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। तो आपने देखा होगा कि जो 200-300 मीटर के ऊंचे प्लांट्स होते हैं या जो यूकेलिप्टस के जो प्लांट्स होते हैं उनमें टिप तक वाटर पहुंच जाता है। तो वो वाटर क्यों पहुंच जाता है, तो वाटर पहुंच जाता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तियों में क्या हो जाती है, हाई डीवीडी उत्पन्न हो जाती है। उस हाई डीवीडी के कारण जो टेंशन क्रिएट होता है उसी के कारण पादप में वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम बना रहता है जो कि पादप के सभी भागों को वाटर सप्लाई देने का कार्य करता है। मतलब जाइलम में एक कंटिन्यूअस कॉलम का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ से आपको यह पता लग गया होगा कि निष्क्रिय जल अवशोषण में वाटर को अवशोषित करने के लिए या वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो आवश्यक बलों की उत्पत्ति हो रही है या जो तनाव क्रिएट हो रहा है, तनाव क्या है, एक प्रकार का बल है। तो जो तनाव क्रिएट हो रहा है वह पादप के कहाँ पर हो रहा है, वायवीय भागों में हो रहा है। तो जल अवशोषण के लिए पादप के वायवीय भागों में होने वाला तनाव क्या है, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। तो जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पादप के एरियल भाग में होती है, जबकि रूट्स का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर पादप के रूट्स को हटा दे तब भी आराम से ये जल को अवशोषित कर सकता है। किसके कारण, इस टेंशन के कारण या हाई डीवीडी के कारण। तो रूट तो यहाँ पर केवल सरफेस एरिया या जो वाटर को अवशोषित करने के लिए एक सतह का कार्य कर रही है, जबकि जल अवशोषण के लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति का केंद्र क्या है, पादप का वायवीय भाग माना जाता है। तो ये था निष्क्रिय जल अवशोषण।
और इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके बाद देखते हैं हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या सक्रिय जल अवशोषण। अब सक्रिय जल अवशोषण है, इसमें क्या चाहिए हमें, एटीपी चाहिए। अब वो एटीपी किस फॉर्म में लगेंगे ये हम देखेंगे ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस के द्वारा। अगर हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करें या सक्रिय जल अवशोषण या जल अवशोषण की जो एक्टिव प्रोसेस है उसकी बात करें तो एक्टिव का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ ना कुछ एटीपी का या एनर्जी का क्या होना है, इन्वेस्टमेंट होना है या एनर्जी का एक्सपेंशन होना है या इसका खर्चा या व्यय होना है। तो जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए साइंटिस्टों के द्वारा उन्होंने पता लगाया है कि पादप में जो जल अवशोषण होता है वह सूट सिस्टम में उत्पन्न होने वाले बलों के द्वारा ही नहीं किया जाता, क्योंकि अभी हमने देखा तो ट्रांसपिरेशन जो पुलता या फिर जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो तनाव उत्पन्न हो रहा था वो कहाँ पर हो रहा था, पादप के बाह्य भागों में या उसके सूट सिस्टम में हो रहा था। तो सूट सिस्टम में होने वाले जो आवश्यक बल है यही क्या है, जल अवशोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि रूट सिस्टम में उत्पन्न होने वाले बल या जो पादप का जो अंडरग्राउंड पार्ट्स है रूट्स उसमें उत्पन्न होने वाले बलों के द्वारा भी क्या किया जाता है, वाटर का अवशोषण किया। बलों के द्वारा भी पादप क्या कर सकता है, वाटर का अवशोषण कर सकता है और इसमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, इसी कारण इसे एक्टिव प्रोसेस भी कहा जाता है। क्योंकि रूट्स में अगर हमें कुछ ना कुछ एक विशेष प्रकार का बल उत्पन्न करवाना है तो वहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की कंडीशन चाहिए और उस कंडीशन के लिए वहाँ पर हमें पादप के अंदर क्या करना पड़ेगा, एटीपी का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी कारण जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वह रूट सिस्टम में उत्पन्न होने वाले बलों के द्वारा किया जाता है। अब जो रूट सिस्टम में जो बल उत्पन्न किए जाते हैं उनको हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ सकते हैं, तो आपने एक तो ब्लीडिंग जो होती है प्लांट्स के अंदर, ब्लीडिंग या रस स्त्राव और गटेशन। ब्लीडिंग या जो गटेशन जो मैकेनिज्म है उसके द्वारा भी हम एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन या रूट प्रेशर में उत्पन्न होने वाले बलों को समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब आप जो अफीम का जो प्लांट्स होता है उसका जो डोडा होता है उसको जब चीरते हैं उससे क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, मतलब उससे कुछ न कुछ मात्रा में रस का स्त्राव होता है। और वह रस का स्त्राव क्यों होता है, क्योंकि वहां पर रूट्स में कुछ न कुछ प्रेशर लग रहा होगा और रूट प्रेशर की वजह से ही क्या होता है, कुछ मात्रा में जो वाटर होता है या कोई भी जो पदार्थ होता है वो ऊपर की ओर चढ़ता है और यहाँ पर जब हम कट लगाते हैं या ब्लीडिंग लगाते हैं तो रस का स्त्राव होने लगता है, तो वो रूट प्रेशर की वजह से ही होता है। इसी प्रकार आपने कभी कभी ओक या जो आंकड़ा होता है उसको तोड़ के देखा होगा तो जो उसका जो मिल्की लेटेक्स होता है वो बाहर की ओर निकल आता है, तो वह भी किसकी वजह से निकल आता है, रूट प्रेशर की वजह से या मूल दाब की वजह से निकल जाता है। इसी प्रकार का गटेशन की प्रोसेस को देखें तो गटेशन या इसे बोलते हैं बिंदु स्त्राव। और बिंदु स्त्राव का मतलब क्या है, प्रातः काल के समय पादपों की पत्तियों के जो किनारे होते हैं उनसे वाटर का बूंद बूंद के रूप में जो सिक्रेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, गटेशन कहा जाता है। और गटेशन भी मूलदाब के कारण होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रातः काल के समय क्या होता है, एनवायरमेंटल जो कंडीशन होती है वो वाटर सेचुरेटेड या जल संतृप्त होती है और मृदा में क्या होती है, जल की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा जल ऊपर की ओर चढ़ता है और वह रूट प्रेशर के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। इसी कारण पादप की पत्तियों से वाटर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिलीज किया जाता है, इसे गटेशन कहा जाता है। तो इन दोनों ही प्रोसेस के द्वारा हम मूलदाब या एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को समझ सकते हैं। अब जो सक्रिय जल अवशोषण है इसमें एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के आधार पर दो प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, एक तो ऑस्मोटिक प्रोसेस, एक नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस।
कौन कौन सी प्रोसेस है? जो सक्रिय जल अवशोषण है वह दो प्रोसेस के द्वारा किया जाता है या दो प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। एक तो ऑस्मोटिक प्रोसेस, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की ऑस्मोटिक प्रोसेस, और एक है नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस। तो पहले हम देखते हैं ऑस्मोटिक प्रोसेस। अब ऑस्मोटिक प्रोसेस का मतलब क्या होना है? कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर से इसका लेना देना है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होगा या इस मैकेनिज्म के द्वारा वाटर का अवशोषण कैसे किया जाएगा? तो जैसे ये कोई पादप की रूट से यहाँ पर केंद्र में इसका स्टील रीजन है और यहाँ पर मान लीजिए ये इसका जाइलम वाला क्षेत्र है। फिर यहाँ पर क्या होगी? पेरिसाइकल सेल होगी, इसके बाद यहाँ पर एंडोडर्मिस होगी, फिर ये कोर्टेक्स वाला क्षेत्र होगा, फिर यहाँ पर एपिथेलियम होगी जिससे रूट से ये यहाँ पर लगा हुआ होगा। और जो रूट से ये रहेंगे किसके कांटेक्ट में रहते हैं? यहाँ पर सोइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। इतनी सी जो फिल्म बन रही होगी वो आपके दिमाग में बन रही होगी। ऐसी ही रूट की संरचना हमने देखी थी। अब जो ऑस्मोटिक प्रोसेस है इसके द्वारा वाटर का अवशोषण कैसे किया जाएगा? तो एक पॉइंट आप याद रखना, जो सोयल होती है, सोयल के अंदर या सोयल के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो वाटर का जो ओपी होता है या जो सोयल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन होती है वाटर के अंदर, वह लगभग कितनी होती है? 1 atm या 1 एटमॉस्फेरिक होती है। जबकि जो रूट्स की जो कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर जो कोर्टेक्स की कोशिकाएं ले लो या रूट्स की जो बाहरी की कोशिकाएं हैं जो जिसे आउटर कोर्टेक्स है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह लगभग 2 से 8 atm या एटमॉस्फेरिक दाब होता है। और हमें पता है कि वाटर कहां से कहां तक मूव करता है। जहां पर लो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वहां से वाटर का मूवमेंट किधर की ओर होगा? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर होगा। तो वाटर यहाँ पर सोयल से किसमें जाएगा? रूट लेयर में जाएगा और रूट लेयर से कोर्टेक्स की कोशिकाओं में चला जाएगा और कोर्टेक्स की कोशिकाओं में चला जाने के पश्चात एंडोडर्मिस में जाता है, फिर पेरिसाइकल में जाता है, फिर पेरिसाइकल के बाद यहाँ पर जाइलम की कोशिकाओं में या जाइलम एलिमेंट्स में जाता है। तो जहां तक ये कोर्टेक्स की कोशिकाओं तक आ रहा है यहाँ तक तो इसे कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वाटर को। परंतु यहाँ पर कोर्टेक्स में जो 2 से 8 एटमॉस्फेरिक जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है वो किसकी वजह से किया जा रहा है? तो ये एक बात यहाँ पर समझना, जैसे यहाँ पर जो जाइलम है, इन जाइलम की जो वाहिनिकाएं या वाहिकाएं होती है इनमें साल्ट का सिक्रिएशन या जो साल्ट है उसको यहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर जो जाइलम की जो कोशिकाएं है वाहिका वाहिनिका, इसी में ही तो जल जाना है आगे, तो यहाँ पर साल्ट का संग्रहण करके रखा जाता है। और जो ये साल्ट संग्रहण रहता है, साल्ट क्या है? एक गीले पदार्थ है। साल्ट की वजह से यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वह कैसा होता है? यहाँ पर काफी हाई होता है, जिसके कारण वह यहाँ पर कोर्टेक्स की कोशिकाओं से तुरंत वाटर को लेने का कार्य करता है और कोर्टेक्स की कोशिकाओं से ये वाटर लेगा तो यहाँ की ओपी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही यहाँ की ओपी बढ़ेगी तो ये रूट लेयर के द्वारा वाटर को अवशोषित कर लिया जाएगा। तो फिर एटीपी कहाँ पर खर्च हो रही है? तो एटीपी यहाँ पर खर्च हो रही है जैसे ये जाइलम की जो कोशिकाएं हैं या जाइलम जो एलिमेंट्स हैं इनमें साल्ट के संग्रहण को बनाए रखने के लिए ही क्या किया जाता है? एटीपी खर्च किए जाते हैं। इसी कारण जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है इसमें एटीपी खर्च होती है। वहां पर जाइलम जो है उसमें साल्ट को स्टोरेज करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। और ये एटीपी कहाँ से आती है? तो ये एटीपी आती है जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है प्लांट बॉडी में, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है तो वहां से एटीपी को खर्च किया जाता है और जाइलम सेल्स में साल्ट के कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है ताकि वाटर का जो मूवमेंट है वो रूट से इधर की ओर हो तो इधर से ऊपर स्टेम के जाइलम में ये चला
जाए। तो ये थी ऑस्मोटिक प्रोसेस, मतलब इसमें ओपी को हमें या ऑस्मोटिक जो प्रेशर है इसको हमें यहाँ पर आधार बनाना है और जाइलम में क्या करना है, साल्ट का संग्रहण करवाना है और उसी के लिए यहाँ पर एटीपी चाहिए। उसी प्रकार अगर हम नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस की बात करें तो जो नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस होती है इसमें ओपी से हमें या ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस शब्द का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, तभी तो क्या है ये नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में तो बस इतना कहा गया है कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है या जो वाटर रूट एयर के द्वारा अवशोषित किया जाएगा वह किया जाएगा वाटर की निम्न सांद्रता से। वाटर की यहाँ पर क्या है, सोयल के अंदर निम्न सांद्रता है, जबकि रूट्स के अंदर क्या है, वाटर की उच्च सांद्रता है। तो वाटर की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, या फिर यहां पर क्या है, हाई डीपीटी से लो डीपीटी की ओर वाटर का अवशोषण किया जाएगा। और जो वाटर का जो अवशोषण किया जाएगा हाई डीपीटी से लो डीपीटी की ओर, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एनर्जी कहां से प्राप्त की जाएगी, इसमें रेस्पायरेशन से प्राप्त की जाएगी। तो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वहां से एटीपी को लिया जाएगा और उस एटीपी का यूज करते हुए वाटर को उसकी निम्न सांद्रता से रूट्स में जहां पर उच्च सांद्रता है वहां पर भेजा जाएगा। इसमें ऐसा नहीं बताया है कि सोयल में ज्यादा मात्रा में वाटर है जबकि रूट्स में कम मात्रा में वाटर है। यहाँ पर तो ऐसा बताया कि जो सोयल होती है उसमें जो जल की सांद्रता है वो काफी कम है या जल काफी कम मात्रा में है, तो वहां से कम, जहां पर जल कम है वहां से ही जल लिया जाएगा और वह भी किसको यूज करते हुए, एटीपी को यूज करते हुए। और एटीपी कहां से प्राप्त करेंगे, तो जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती रहती है वहां से एटीपी को लिया जाएगा। अभी जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट हुए इस नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस के ऊपर, तो अभी तक यह पता नहीं लगाया गया है कि जो नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस होती है उसमें वाटर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर आ रहा है, ये किस प्रकार आ रहा है। परंतु फिर भी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दूं। जब कोई प्लांट होता है, जैसे ये कोई प्लांट है, यहाँ पर क्या है, इसको हमने कंप्लीट वाटर में डुबोया हुआ है या वाटर की यहाँ पर बराबर सप्लाई की जा रही है। तो यह जो प्लांट होता है यहाँ पर ये कम मात्रा में क्या करता है, जल अवशोषण करता है। कम मात्रा में क्यों करता है जल अवशोषण, जबकि यहाँ पर तो जल भी क्या है, काफी ज्यादा है। और साथ ही एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे ये कोई यहाँ पर प्लांट है और यहाँ पर जो सोयल है वह काफी एरिटेड है, मतलब सोयल पार्टिकल्स काफी दूर दूर है और वाटर की थोड़ा बहुत मात्रा में कम है। तो यहाँ पर जो प्लांट होगा वह ज्यादा मात्रा में क्या करेगा, वाटर का अवशोषण करेगा। अब वाटर का अवशोषण ज्यादा मात्रा में क्यों करता है, क्योंकि हमने अभी अभी नॉन ऑस्मोटिक प्रोसेस में देखा कि वाटर उसकी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाता है और उसमें एटीपी का इन्वेस्टमेंट होता है। और वो एटीपी कहाँ से आती है, रेस्पायरेशन की प्रोसेस से आती है। तो वह रेस्पायरेशन कहाँ पर हो रहा होगा, रूट्स की कोशिकाओं में हो रहा होगा और वहीं पर ही एनर्जी बन रही होगी। अब यहाँ पर देखना, यह पूरा ही क्या है, जो वाटर, जो इस प्लांट की जड़ें हैं ये क्या है, वाटर लॉक्ड है, मतलब जल में डूबी हुई है। तो इस स्थान पर क्या है, ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वह क्या है, कम है और ऑक्सीजन की सांद्रता कम है। तो जो रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होगी वह कैसी होगी, काफी धीमी होगी। अगर रेस्पायरेशन की प्रोसेस धीमी होगी तो यहाँ पर जो एटीपी बनेंगे वह भी कम मात्रा में बनेंगे और कम एटीपी बनेंगे तो वाटर का अवशोषण कम किया जाएगा। जबकि यहाँ की जो सोयल है वो कैसी है, एरिएटेड या वातित प्रकार की है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो काफी ज्यादा मात्रा में है तो रेस्पायरेशन भी ज्यादा मात्रा में होगा और एटीपी भी ज्यादा बनेंगे और उन एटीपी की हेल्प से यहाँ पर वाटर का अवशोषित किया जाएगा। मतलब किसी एक वाटर लॉक्ड प्लांट्स को जिसकी जड़ें मतलब पानी में डूबी हुई है या इसे टैप वाटर से बराबर सप्लाई की जा रही है पानी की, तो इस
इस पादप को अगर किसी एरेटेड सोयल में अगर हम स्थानांतरित करें तो यहाँ की तुलना में यहाँ पर क्या होगा, वाटर का अवशोषण या जल का अवशोषण ज्यादा किया जाएगा। ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो ये आज हमने देखा जल अवशोषण की क्रियाविधि, इसके दोनों ही टाइप को देख लिया, एक तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन और एक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसके लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पादप के वायवीय भाग या फूड सिस्टम में होती है, और इसके लिए आवश्यक बलों की उत्पत्ति पादप के रूट सिस्टम या जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होता है, या मूलदाब या गटेशन या ब्लीडिंग, जो भी प्रक्रिया है उनके द्वारा की जाएगी। इसमें एटीपी का यूज किया जाएगा और इसमें एटीपी का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हमने वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान हम रसारोहण या असेंट ऑफ सेप को डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ही विराम देते हैं, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए पढ़ेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।